हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक का थर्ड लेसन करेंगे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। जर्नी जर्नी मतलब यात्रा, टू द एंड एंड मतलब जहां खत्म होती है, जहां छोर आ जाता है, ऑफ द अर्थ अर्थ माने पृथ्वी। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब है कि वहां पर हम यात्रा करेंगे, वहां पहुंचेंगे जहां पर पृथ्वी का एंड आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाएंगे। एंटार्क्टिका के विजिट है इसमें। देखिए इस तरफ मैंने ये की पॉइंट सारे लिख दिए हैं, ठीक है जी। और इस तरफ ये जो लेसन है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दूसरा है ह्यूमन इंपैक्ट और तीसरा है वॉक ऑन ओशन। इन तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग समझेंगे। उससे पहले की पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार, लेकिन उससे भी पहले ये मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके फिर वो आपके नोट्स के काम आएगा। आइए अब इसके की पॉइंट समझते हैं। पहली बात, ये लेसन किस बारे में है? विजिट टू एंटार्क्टिका। ये तिशानी दोशी जो है ये कहां पर गई है? एंटार्क्टिका में गई है। एंटार्क्टिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है टोटल? कॉन्टिनेंट्स कितने? 7 है और कुछ के द्वारा 6 भी बताए जाते हैं। ये जो एंटार्क्टिका है इसमें क्या खास बात है? इट इज कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा, एंड विंडीएस्ट और सबसे ज्यादा हवा चलती है वहां पे कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। किस प्लान के तहत, किस प्रोग्राम के तहत गए हैं? उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत तिशानी दोशी जो है वो 52 स्टूडेंट्स के साथ गई है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसी में सारे लेसन का सार है और आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में यही की पॉइंट्स मदद करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। चौथा पॉइंट देखिए, किस ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम पे 52 स्टूडेंट्स गए हैं, ये कैसे गए? ये गए रशियन रिसर्च वेसल में। वेसल बोलते हैं शिप को। वेसल माने वेसल के VESSEL, वेसल के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो वेसल हम बोलते हैं बर्तनों को, ठीक है, जो किचन में हमारे बर्तन होते हैं उनको भी वेसल्स बोला जाता है, और वेसल शिप को भी बोला जाता है, बड़ी शिप को भी बोला जाता है। तो वो एक रशियन रिसर्च वेसल में गए जिस वेसल का नाम है एकेडमिक स्कोलेस्की। ये नाम अच्छे से आप देखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है छोटे वाला, एकेडमिक स्कोलेस्की। फिर है ये जो ग्रुप गया 52 स्टूडेंट्स का एकेडमिक स्कोलेस्की नामक जहाज में स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम पे जो एंटार्क्टिका गया, इसका हेड कौन था? इट वॉज हेडेड बाय जॉफ ग्रीन। इसके हेड थे जॉफ ग्रीन। एंटार्क्टिका की विजिट का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट टू एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका विजिट के महत्व है, इट इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यदि हमें अपने प्रेजेंट को जानना है, अपने पास्ट को जानना है और अपने फ्यूचर को समझना है, तो एंटार्क्टिका को जरूर विजिट करना पड़ेगा। वहां पर जाकर उन बच्चों ने, 52 स्टूडेंट्स ने और तिशानी दोशी राइटर ने क्या पाया कि वहां पर रिसीडिंग ग्लेशियर्स हैं जो खिसक रहे हैं, विच कैन कॉज फ्लड्स। जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग्स मतलब जो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, बर्फ की चट्टानें जो एक पाई गई, एक देश के आकार, बेल्जियम नामक कंट्री की जितना बड़ा है इतनी बड़ी एक आइसबर्ग पाई गई, मतलब कि बर्फ की चट्टान भी पाई गई। वो जो है वो धीरे धीरे खिसक रही हैं और कट रही हैं। किस वजह से? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैन कॉज फ्लड्स, और इससे फ्लड्स आ सकते हैं क्योंकि वो पिघलेंगी तो पिघल कर वो समुद्र में जाएंगी, समुद्र में जाएंगी तो फ्लड आ सकती है उससे। इसके मुख्य कारण क्या है? किस वजह से वो पिघल रही है और क्या हम ह्यूमन इंपैक्ट क्या है? ह्यूमंस उसका क्या नुकसान कर रहे हैं? ह्यूमंस नुकसान कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके, अर्थात जंगलों को काट के। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, यही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, ये जो हम अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं इसके द्वारा। और ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये जो तीनों चीजें हैं ये डेंजरस हैं। ये आने वाले समय में मानव जाति के लिए घातक साबित हो सकती हैं। क्या क्या? डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ओवर पॉपुलेशन। ये की पॉइंट्स हैं। अगर आप इन की पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन के आप आंसर्स दे पाएंगे। अब आइए लेसन देखते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बेटे ये है
पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको। इसमें देखें जो लेसन स्टार्ट होता है, रशियन रिसर्च वेसल में जाते हैं। रशियन, ये जो देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैंने ऐसे लेसन में अंडरलाइन किए हुए हैं जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, और फिर वो एक्चुअल जो लाइंस होती हैं जो उसमें लेसन में दी हुई, उसी को हम डिस्कस करते हैं। ऐसे हवा में कोई आपको मैंने ग्रंथ टाइप कहानी टाइप बता दी, आपको समझ में आ गई, वाह 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 वाह, उसका कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। जब तक आप लेसन के जो ओरिजिनल वर्ड्स, ओरिजिनल की पॉइंट्स आंसर में इंक्लूड नहीं करते, आप स्कोर नहीं कर सकते। और वही चीजें सारी अंडरलाइन की हुई हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, उन्हीं चीजों को यहां पे भी लिख के मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि आप इन्हें नोट डाउन कर सकें। देखिए रशियन वेसल जो है एकेडमिक स्कॉलस्की में कुछ लोग जो है यात्रा के लिए निकले हैं एंटार्क्टिका के लिए। ये यात्रा मद्रास से शुरू होगी और एंटार्क्टिका जो कि कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट जगह है, वहां के लिए लगभग 100 घंटे की यात्रा है। लगभग 100 घंटे लगे, जिसमें एयरप्लेन से यात्रा भी हो गई, टैक्सी से यात्रा भी हो गई, शिप से भी यात्रा हो गई। तब वो जाके वहां पे पहुंचे। जब वो वहां पे जाके पहुंचे तो वो वंडर्ड थे, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे एट द इमेंसिटी, कितना इमेंस, बिल्कुल विशाल जगह है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब बिल्कुल एकांतवास है, वहां पर ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, न कोई मानव जाति है। अब देखिए ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पार्ट ऑफ हिस्ट्री में तीन चीजें जो मुख्य हैं वो है 650 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना, जो ये जो सभ्यता है ये पृथ्वी का, ऐसा मानते हैं कि 650 मिलियन ईयर एगो से ये पृथ्वी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और शुरू में सिर्फ 2 ही महाद्वीप थे, जिनमें से जो बड़े वाला महाद्वीप था, अब जैसे 7 हैं, पहले 2 ही थे, वही फिर बाद में टूट के जो है अलग अलग होके 7 हो गए। 650 मिलियन ईयर्स एगो जो बड़े वाला महाद्वीप था, जहां पे अब एंटार्क्टिका बचा है, उसका नाम गोंडवाना था, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। लैंड मास डिवाइडेड आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स से वो वैसे कैसा रहा, 500 मिलियन ईयर्स के बाद वो डिवाइड हो गया। ये मैंने आपको बताया कि वहां पर नो ह्यूमंस आर देयर, नो ट्रीज आर देयर, एंड देयर इज कंप्लीट आइसोलेशन। देखिए अब लेसन से देखते हैं। जो सुपर कॉन्टिनेंट है गोंडवाना, वहां के बारे में मैंने आपको बताया, वहां पे ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना हुआ करते थे गोंडवाना लैंड में, और डायनासोर्स भी एग्जिस्ट किया करते थे उस टाइम पे, डायनासोर्स एग्जिस्ट किया करते थे। और उस टाइम पे वहां पर पता नहीं कैसे क्या प्राकृतिक चेंज आया और वहां उनका टेम्परेचर बढ़ा, और वो जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए। अब ये सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, जो मानव है वो, उसका जो विकास है वो किस दिशा में हमें ले जा रहा है। लेकिन ये जो अनुभव था, ये मद्रास, क्यों तिशानी दोषी जो है मद्रास से इन्होंने यात्रा शुरू की, एक साउथ इंडियन आदमी के लिए काफी चिलिंग था, नहीं इतने ठंड की जगह पे चिलिंग, ना सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक बॉडी के लिए, बल्कि एज ए एक्सपीरियंस ऑल्सो, एज ए एक्सपीरियंस ऑल्सो। देयर वर नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, नो बिलबोर्ड्स, कोई नोटिस बोर्ड नहीं थे, नो बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। सब जो आपके जो सांसारिक चीजें हैं जो आप चारों तरफ देखते हो, एंटार्क्टिका में वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया राइटर को। बीच बीच में बस थोड़ी बहुत क्या होता था कि ओकेजनल एवालांचे होते थे। ओकेजनल एवालांचे मतलब कभी कभी बीच में बर्फ के जो विशाल टुकड़े हैं वो टूट के नीचे गिर जाते थे, ठीक है, बस ये कार्रवाई होती थी, बाकी कोई और खास कार्रवाई वहां पे थी नहीं, चारों तरफ दूर दूर तक शांति ही शांति थी। दूसरा पैराग्राफ जो है वो है ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन इंपैक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ह्यूमन से देखिए 650 मिलियन ईयर्स पहले से तो पृथ्वी है, लेकिन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव जाति जब धरती पे आई, ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन 12,000 ईयर्स ओल्ड है। कितने साल पुरानी है? 12,000 ईयर्स ओल्ड। एंड मैन हैज डोमिनेटेड ओवर नेचर, और इस 12,000 साल में ही आदमी ने बहुत नुकसान किया है प्रकृति का, और उसने डोमिनेट कर लिया है प्रकृति को हर प्रकार से। 500,000 years ago, 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स आर फाउंड। यहां पर जब एंटार्क्टिका में हम जाते हैं तो 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि पहले जीवन कैसा रहा होगा, ये एक है। और तीसरी बात इसमें
इस पैराग्राफ में हम करेंगे, इस पार्ट में हम करेंगे सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में बात करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत, जैसे काई समझते हैं आप, काई बिल्कुल छोटी इकाई है, उसी टाइप के काई जैसे बिल्कुल छोटे छोटे जो है जीव हैं जो सिंगल सेल के हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका क्या महत्व है वो इस पैराग्राफ में हमें देखना है। सो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 20 पे, ह्यूमन इंपैक्ट। कितने साल पुरानी है सभ्यता, इंसान कब से आया, 12,000 ईयर्स से, ठीक है। लेकिन 12,000 ईयर्स में हमने यहाँ पे बहुत तबाही मचा ली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, विलेजेस खड़े कर दिए, टाउन्स खड़े कर दिए, सिटीज खड़ी कर दी, मेगा सिटीज खड़ी कर दी, एंड देयर इज रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बेइंतहा बढ़ती जा रही है, बेइंतहा, जितना प्रकृति बर्दाश्त कर सकती है उससे बहुत अधिक तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ हम कर रहे हैं अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, खूब फॉसिल फ्यूल्स भी जला रहे हैं, यही पेट्रोल, तेल, केरोसिन सब जला रहे हैं। इससे कितना प्रदूषण हो रहा है, इससे जो है मेन चीज क्या होगी फिर, ये ह्यूमन इंपैक्ट है। इंपैक्ट मैंने प्रभाव, आदमी की हरकतों का प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं। और क्लाइमेटिक चेंज जो है सबसे हॉट बर्निंग टॉपिक है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे कोई यूएनओ की मीटिंग हो या फिर आपके आर्टिकल्स हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं देखिए आप क्लाइमेटिक चेंज पे पक्का कोई ना कोई एस्से, कोई पैराग्राफ, कोई आर्टिकल राइटिंग, कुछ ना कुछ जरूर आता है। सर इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब डर ये है कि इतने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज होने से, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से, ऐसा तो नहीं कि वो जो वेस्ट एंटार्क्टिका है वो पिघलना शुरू हो जाए, और अगर वो पिघलना शुरू हो गया, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या उससे संसार खत्म हो जाएगा? एज वी नो इट, मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा लेसन में दिया हुआ है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंटार्क्टिका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारे आने वाला समय कैसा होगा, ये एंटार्क्टिका की इसमें अहम भूमिका रहेगी, और एंटार्क्टिका कैसे स्वभाव रहेगा उसका, ये हमारी हरकतों पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, अगर ऐसे ही फॉसिल फ्यूल जलाते रहे, ठीक है, और ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स और एंटार्क्टिका की जो बर्फ है वो पिघलने शुरू हो जाएगी, पिघलने शुरू हो जाएगी तो जो समुद्र का जो तल है वो ऊपर आ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीज है जो समुद्र के लेवल, सी लेवल पे ही एस्टेब्लिश्ड है, वो सब डूब जाएंगी, ठीक है, प्रलय आ जाएगी, ठीक है। और अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर हमें समझना है तो शायद इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, एंटार्क्टिका से बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे कार्बन प्रिंट्स पाए जाते हैं। फिर देखते हैं ये प्रोग्राम कौन सा था, मैं आपको बता रहा था किस प्रोग्राम के तहत ये बच्चे गए हुए हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। कितने बच्चे गए हैं, 52 बच्चे गए हैं। कैसे गए हैं, रशियन वेसल में गए हैं। रशियन वेसल का नाम क्या है, एकेडमिक स्कॉलेस्की, ठीक है। जब यहाँ पे आप ग्लेशियर्स देखते हैं और ये जो पिघलते हुए इनको जब आप देखेंगे, बच्चों को, बच्चे गए हैं ना, तो बच्चे जब देखेंगे तो उन्हें असलियत ये पता चलती है कि हम जो हरकतें कर रहे हैं इसका कितना भयावह परिणाम हो सकता है। फिर आता है फाइटोप्लैंक्टन्स का जिक्र। यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे ये जो ग्लेशियर, यहाँ पर जो एंटार्क्टिका में छोटे छोटे सिंगल सेल के फाइटोप्लैंक्टन नामक माइक्रोस्कोपिक जीव पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, ये जैसे काई होती है ना, काई जम जाती है कुएं में या कहीं पे, आपने काई तो देखी होगी, वैसे उस टाइप के जीव समझ लीजिए। ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, सिंगल सेल वाले प्लांट्स हैं, इनका वहां का जो जीवन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों महत्वपूर्ण रोल है कि वहां पर जो भी समुद्री जीव हैं उनका सारा जीवन, ठीक है, इसी फाइटोप्लैंक्टन्स पे निर्भर करता है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्रों, जो सी फूड है उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेटिक चेंज कर दिया और थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई अगर सिस्टम में, नेचर के जो सिस्टम है उसमें, तो परिणाम जो है वो भयावह हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि जैसे हम प्रदूषण कर करके ओजोन लेयर को घटाते जा रहे हैं, तो ओजोन लेयर में अगर छेद हो जाता है और वहां से सीधी रेज आती है तो ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे, और अगर ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गए तो सारा जो सी फूड है, जो समुद्री जानवर जितने हैं, उनकी लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा, वो खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो जाएंगे तो परिणाम जो है वो ड्रास्टिक होंगे। तीसरा आता है
इसमें पार्ट वॉक ऑन ओशन, ठीक है। ओशन पे कैसे चलते हैं, जब वो वापस आ रहे थे, वापस आते समय उन्होंने क्या हुआ, एक वाइड स्ट्रेच आ गया बीच में, पेनिनसुला और एंड टेडपोल आइलैंड के बीच में, तो वहां से जहाज नहीं जा सकता था उनका शिप, तो शिप को जो है वहां के बजाय घुमा के दूसरी साइड से लाना पड़ा, और कैप्टन ने कहा कि तुम लोग उतर जाओ, तो उन सबको उतार दिया गया। जब उन सबको उतार दिया गया और 52 ऑफ अस, सारे 52 के 52 उतार दिए गए, तो वो लोग जो है कुछ दूरी पैदल चले, जहां पे वो पैदल चले, बर्फ के ऊपर पैदल चले, उसके 180 मीटर नीचे, उसके बर्फ के 180 मीटर नीचे वहां पर जीवन था, मतलब वो लेक थी और उसमें अंदर जीव भी थे, ठीक है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वहां पर उन्होंने न सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स देखे, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे छोटे से छोटे जीव भी देखे, प्लांट्स भी देखे, और सील्स जैसे बड़े बड़े विशालकाय, और व्हेल्स जैसे बड़े बड़े विशालकाय समुद्री जानवर भी देखे। यहां तक पहुंचने में उन्हें क्या क्या लगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज है 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस की, ये देखिए मैंने लिख रखा है, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फियर्स, ठीक है। ये चीजें पार करके वो वहां पे पहुंचे, ये इनका सफर रहा। और लास्ट में तिशानी दोषी बोलती है, ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स। अब यही कहा जा सकता है कि मिलियन ईयर्स में काफी चीजें और हो सकती है। देखिए अब ये क्लियर हो गया, ये सारे की पॉइंट्स हैं, पूरे लेसन की समरी है, 3 भागों में पार्ट है। पहला पार्ट ऑफ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री में आपने सीखा कि 650 मिलियन ईयर्स पहले से जो है ये पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। फिर आपने देखा कि पहले सिर्फ 2 ही महाद्वीप हुआ करते थे, और 500 मिलियन ईयर्स के बाद वो 2 के टूट के 7 टुकड़े हो गए। कोई अंटार्कटिका है, ह्यूमंस नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, आइसोलेशन है, एकांत है। फिर दूसरा पार्ट जो है वो बताता है कि ह्यूमन इंपैक्ट, आदमी के जो क्रियाकलाप है उनका क्या प्रभाव है एंटार्क्टिका पे। तो बताते हैं कि 12,000 साल पहले से जो है ये मानव आया है धरती पे, और जब से मानव आया है तब से वो जो है उसने डोमिनेट करने की कोशिश की है नेचर को नेचर पे हावी होने की कोशिश की है। ये गांव शहर महानगर बसा के, और फॉसिल फ्यूल जला के, डिफॉरेस्टेशन करके, ओवर पॉपुलेशन करके नेचर को जितना हो सके उतना अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। और यहां तक कि अगर ऐसे ही नुकसान पहुंचाता रहा तो जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स बताए मैंने, जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको खतरा है। अगर वो खत्म हो गए तो सारा समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, वॉक ऑन ओशन, चलना, ओशन पे चलना। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो उनका शिप था वो कहीं पे अटक गया था, आगे जो आइसबर्ग आ गया था, तो उन्हें दूसरी साइड से लेना पड़ा, तो कैप्टन ने उनको उतार दिया कि तुम नीचे उतरो। जब वो नीचे उतरे तो वो बर्फ पे चले, लेकिन उस बर्फ के 180 मीटर नीचे पानी ही पानी था, समुद्र था। दैट इज वॉक ऑन ओशन। और उन्हें वहां तक पहुंचने में 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फीयर्स पार करने पड़े। और तिशानी दोषी अंत में कहती हैं, ए लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको पास्ट का अध्ययन करना है, प्रेजेंट का अध्ययन करना है, या फ्यूचर का अध्ययन करना है, तो एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। वहीं से हम सीख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा या हमारा पास्ट कैसा था। दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। और ध्यान रखें, सभी लेसन्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है अभी वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर और दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, दे आर पिन्ड अप, प्लीज check it and learn it. Hope you enjoyed the lesson. That was all for the day. Thank you.